Hi everyone, welcome to this channel. Welcome to NTPC 2025 SSC CGL Mains End Game Polity 02। तो आज हम पॉलिटी का सेकेंड पार्ट करने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी इंडिविजुअल पार्ट्स हैं, जितने भी मतलब इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, वो कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। क्योंकि आपको ये चीज पता होगी कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसको बोलते हैं कि हमने रैंसैक किया है काफी सारी कॉन्स्टिट्यूशन को, और इट इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन को हमने, वो कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से पढ़ी है, कहाँ से ली है, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। अगेन मैं ये चीज आपको रिमाइंड कराना चाहती हूँ, ये जो सीरीज है हमारी सीरीज एंड गेम, वो हम सीजीएल मेंस जो अभी आने वाला है 2-3 महीने के बाद, और एनटीपीसी जो भी सिर्फ 15 दिन के बाद है, मैंने उसको कंपाइल करने के लिए एक साथ मटेरियल में लेके आई हूँ। अब क्यों इसमें आपको 2-2 घंटे किसी एक टॉपिक के ऊपर नहीं देने, सिर्फ 15-20 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट देने हैं। और मैक्सिमम 10 मिनट में मैं टू द पॉइंट आपको, हमेशा जैसे मेरे चैनल का नाम है, टू द पॉइंट आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली हूँ, ताकि आपको कम से कम टाइम में सबसे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिले। ठीक है, ऑल राइट। तो यार देखो, जो मेन हमारे सोर्सेज है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे हम पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मतलब ये पहला सोर्स है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो हमारी ड्राफ्टिंग कमिटी जो है, ड्राफ्टिंग कमिटी, उसके हेड से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है, वो आर्किटेक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। उन्होंने जो हमारी ऑलरेडी मतलब दुनिया में और कॉन्स्टिट्यूशन बनी हुई थी, या फिर जो भी मेन फीचर्स थे, उसको अडॉप्ट करा अलग अलग जगह से, जो हमारी कंट्री के हिसाब से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जरूरी थे। ठीक है, तो उसके मेन सोर्सेज है, सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। आपको पता है, जो हमारा देश था जब वो आजाद नहीं हुआ था, तो उस समय मेन एक्ट आए थे, लाइक आफ्टर 1992 काउंसिल एक्ट था, 90 सॉरी 1892, ठीक है, फिर 1909 में मॉरले मिंटो था, फिर 1919 में मॉन्टैग सेम्सफोर्ड जो था, उसके बाद हमारा आया था 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के जो मेन फीचर्स थे ना, उसमें हमने क्या किया था, वहां से हमने मेन लिए थे, और वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 हो गया। उसके बाद, ठीक है, तो ओके, अभी अभी आगे देखेंगे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 वाला। उसके बाद एक हमें ब्रिटिश से हमने लिए। ब्रिटिशर्स ने ऑलमोस्ट 200 ईयर्स अलग अलग एक्ट, अलग अलग फीचर्स जो ब्रिटिशर्स के कॉन्स्टिट्यूशन और ब्रिटिशर्स के अलग उनके कंट्री में लागू थे, उन्होंने इंडिया में लेके आए हैं, और ऑब्वियसली बात है वो हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में काफी हद तक अडॉप्ट किए हैं। सेम चीज हमने अमेरिका से ली है। अमेरिका में भी अमेरिका जो है वो फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको ही पता होगा। तो अमेरिका से ऑब्वियसली हमने बहुत सारी चीजें ली हैं। ग्लोबल और भी इसके अलावा कंट्रीज है, जैसे रशिया हो गई, जापान हो गई, आयरिश हो गई, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद अब सबसे पहले आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। अब यार देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जो है ना, ऐसा बोलते हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो मोस्टली इस पर बेस्ड है, इससे अडॉप्टेड है। इसका एक रीजन भी था ना, कि जो एक्ट को या जिस फीचर को हम ऑलरेडी कंट्री में, हमारी कंट्री में अप्लाई कर चुके थे, तो आफ्टर 1947 इट विल बी इजी ना, कि मतलब उसी उसी बेसिस पे हमारी कंट्री के जो बाकी लॉज उनको फ्रेम करें, ताकि जो उसका हैंडलिंग है ना, जो पूरा कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बहुत स्मूथली ट्रांसफर हो पाए। तो इसीलिए आप सबसे पहले बोलोगे, जैसे स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है, फेडरल स्ट्रक्चर है, ठीक है, और उसके बाद जो बाई केमरल स्ट्रक्चर है। आप फेडरल स्ट्रक्चर समझते हो? फेडरल का बेसिक मतलब होता है कि एक यूनियन होगी और स्टेट के पास पावर्स होंगी। और बाई केमरलिज्म का मतलब होता है कि एक लोकसभा होगी जिसको आप लोअर हाउस बोलते हो, और एक राज्यसभा होगी जिसको आप अपर हाउस बोलते हो। तो ये चीज ना हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से ली है। ठीक है, वैसे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ली है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वो भी एक पार्शियल, आप कंप्लीट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं बोल सकते। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि जो स्टेट्स है उसके पास पूरी की पूरी पावर्स हैं, कि वो अपनी लॉ बना सके, उसको एग्जीक्यूट कर पाए, और उसकी अपनी जुडिशरी हो। तो इंडिया में ये है तो सही, लेकिन इंडिया में जो यूनियन है ना, वो ज्यादा सुप्रीम है। ठीक है, जैसे कि जो केसी वेयर हैं, केसी वेयर एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट जिनको बोलते हैं, और उन्होंने ये चीज बोली है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक क्वाजी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें एग्जैक्ट फेडरलिज्म तो नहीं है जैसे अमेरिका में है, लेकिन इंडिया में यूनियन सुप्रीम है विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन सब्जेक्ट्स। ठीक है, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं 1935 के कुछ आगे फीचर्स की, जो हमने पढ़ा, जैसे लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर है। उसमें हमने, जैसे मैंने बताया आपको, फेडरल स्ट्रक्चर विद बाइकेमरल लेजिस्लेचर है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स किसको बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो है ना, एक होता है लोअर हाउस, ठीक है, एक होता है अपर हाउस, जो मैंने आपको बताया। तो ये हमने जो पूरा पार्ट है वो हमने 1935 से लिया है। ठीक है, वैसे जो तीन लिस्ट है, तीन लिस्ट का मतलब क्या होगा, कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर हमारे पूरे इंडियन गवर्नेंस स्ट्रक्चर में कुछ सब्जेक्ट हैं यार। अब सब्जेक्ट मतलब, जैसे मान लो कि जुडिशरी का सब्जेक्ट है,
या फिर कोई सब्जेक्ट आ गया, फंडामेंटल राइट एक सब्जेक्ट है, और या फिर आप अमेंडमेंट कर सकते हो, वो एक सब्जेक्ट है। तो ये ना अलग अलग लिस्ट में हमने बांटे हुए हैं। जो यूनियन लिस्ट है हमारी, फेडरल लिस्ट है, जो यूनियन लिस्ट है उसका मतलब ये है कि हमारी जो यूनियन जो यूनियन है वही उसके ऊपर लॉ बना सकती है। जो स्टेट लिस्ट है उसमें स्टेट लॉ बना सकती है, और जो कॉन्करेंट लिस्ट में उसमें दोनों लॉ बना सकते हैं, लेकिन यूनियन जो है वो सुप्रीम रहेगा। तो ये भी हमने यहाँ से लिया है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में एक गवर्नर का ऑफिस होना चाहिए, वो हमने यहाँ से लिया। गवर्नर कौन होते हैं? जो स्टेट होता है ना, स्टेट, उसका जो नॉमिनल हेड होता है वो होता है हमारे गवर्नर। ठीक है, जो रोल यूनियन में प्रेसिडेंट का होता है वही स्टेट में गवर्नर का होता है। ठीक है, ओके। उसके बाद हमारा जो रेसिडरी पावर्स हैं वाइसरॉय के पास रहेंगी, मतलब वो 1935 का था, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे आफ्टर इंडिपेंडेंस ये एलिमेंट था ही नहीं ना। लेकिन कुछ पावर्स है जो प्रेसिडेंट के पास है, वो एलिमेंट हमने यहाँ से लिया। ठीक है, ओके। उसके बाद इमरजेंसी के जो प्रोविजंस है, पब्लिक सर्विस कमीशन जो आज भी हमारे पास है। ठीक है, तो ये वाली सारी हमने बेसिक चीजें हैं जो हमने यहाँ से ली हैं। तो जब भी एक बेसिक आपको एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई पॉइंट आए, जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि भाई आपको 4 पॉइंट दे देगा और आपसे पूछेगा, ये 4 पॉइंट दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये कौन सा वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया हुआ है। तो अगर आप दिमाग में ऐसे बताओगे ना कि बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो हमने वहां से लिया है, तो बाकी चीजों को एलिमिनेट करना इजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे ब्रिटिशर्स में हमने क्या लिया है, तो एक चीज तो आप ये दिमाग में रखना कि ब्रिटिश में ना हमने मेन चीज क्या ली है, एक रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर, कि किसी कंट्री में कैसे लॉ बनाया जाएगा, क्या रूल्स फॉलो होंगे। ठीक है, और उसकी जो सिटीजनशिप है ना वो, और जो रिलेशन है सिटीजन का उनके स्टेट के साथ, वो कैसा रहेगा, वो हमने ब्रिटिशर से लिया है। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम, समझ लो, पार्लियामेंट्री सिस्टम जिसमें कि कैबिनेट लेड गवर्नमेंट होगी विद प्राइम मिनिस्टर एज हेड एंड प्रेसिडेंट इज नॉमिनल हेड, वो हमने यहाँ से लिया। रूल ऑफ लॉ, बेसिक, एक होता है ना कि मतलब एक वो रूल, फंडामेंटल सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड क्या होगा, वो हमने यहाँ से लिया है। सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजन मतलब कि कोई स्टेट की और एक इंडिविजुअल जो यूनियन है उसकी अलग सिटीजनशिप नहीं होगी, एक ही सिटीजनशिप होगी, जो कि हमारे पास है इंडियन सिटीजनशिप, हमारी भारतीय नागरिकता। ठीक है, ओके। उसके बाद आती है हमारी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में अब आप एक याद करने के लिए पता है क्या याद रखोगे, सबसे पहले तो अमेरिका जो है वो हमारी फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो जो भी एक जस्टिस वाली चीजें होंगी ना, जो आपको लगेगा कि एज सिविल राइट एक इंडिविजुअल को मिलनी चाहिए, वो हमेशा आप अमेरिका से रिलेट करोगे। जैसे कि सबसे पहले आता है फंडामेंटल राइट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो फंडामेंटल राइट जो कि इमरजेंसी में भी, जो आर्टिकल 20 और 21 है, वो आप नहीं ले सकते किसी इंडिविजुअल से, वो फंडामेंटल राइट वो हमने अमेरिका से लिए। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इंडिविजुअल एक्सप्लेनेशन में बाद में लेके आऊंगी, बट ये हमने लिया अमेरिका से। ठीक है, जुडिशियल फ्रेमवर्क, उसमें भी जो जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल रिव्यू समझ रहे हो आप, कि कोई भी अगर लॉ बना, लेजिस्लेचर ने एक लॉ बनाया, ठीक है, एग्जीक्यूटिव ने उसको इनैक्ट किया, तो जुडिशरी हमारे पास एक थर्ड ऑर्गन है जो कि रिव्यू करता है कि वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। अगर वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होंगे तो वो स्ट्रक डाउन हो जाते हैं। इस चीज को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। इम्पीचमेंट प्रोसीजर, अब देखो अगर कुछ गलत होगा तो उसका इम्पीचमेंट होगा, तो हमेशा एक जस्टिस माइंडसेट के साथ चीजें, वो फीचर्स वो हमने अमेरिका से लिए। तो इम्पीचमेंट जो प्रोसीजर्स हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के, वाइस सॉरी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के, वो हमारे पास हमने अमेरिका से लिए। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी हमने यहीं से लिया है। प्रेसिडेंट का रिमूवल प्रोसेस हमने यहाँ से लिया है। ठीक है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट, स्ट्रक्चरल एलिमेंट में एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है सेपरेशन ऑफ पावर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। यार इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और सेपरेशन ऑफ पावर, ये हमने अमेरिका से लिया है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद आता है आयरिश। यार आयरिश का हमेशा आपको आयरिश दिमाग में आए ना, हमेशा ध्यान रखना वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट वाले जो फीचर्स है ना, वो हमने आयरिश से लिया है। तो सबसे पहला आता है डीपीएसपी। डीपीएसपी समझ रहे हो, डीपीएसपी वो पार्ट है जो पार्ट 4 में है। 12 से 35 जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट होते हैं, उसके बाद अप टू 51 हमारे डीपीएसपी होते हैं जो कि जस्टिफिएबल नहीं होते। मतलब आप उसके अगेंस्ट लॉ में, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकते कि भाई ये मेरे इन अधिकारों का हनन हुआ है। ठीक है, तो ये वो वाले जो पार्ट है वो डीपीएसपी में आते हैं। तो डीपीएसपी जो सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल प्रिंसिपल्स हैं वो हमने आयरिश से लिए हैं। राज्यसभा में नॉमिनेशन, अब नॉमिनेशन भी आप समझो पता है किनका होता है, जो कि जिन्होंने सोशल वर्क किया होता है, या जिन्होंने कॉर्पोरेटिव से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट काम किया होता है, या जो कोई टीचर्स रहे होते हैं, या सोशल वर्कर्स होते हैं, तो आप समझो वेलफेयर स्टेट से रिलेटेड ही कहीं ना कहीं वो राज्यसभा के नॉमिनेशन होते हैं, और इसीलिए वो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। ठीक है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का जो मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो भी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, ओके। उसके बाद आता है हमारा फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन। अब देखो फ्रेंच से आपको एक चीज दिमाग में रखनी है कि फ्रेंच में रेवोल्यूशन हुई थी,
और वहीं से हमारे पास लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के आइडियाज आए थे। तो ये डायरेक्टली हमने यहाँ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिए हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी प्रियम्बल में भी लिए हैं, और रिपब्लिक इन इंडिया भी जो हमने रिकॉग्नाइज किया वो हमने यहीं से लिया है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जब दिमाग में आए ना, तो ऑस्ट्रेलिया ने हमेशा ना एक साथ कोई भी चीज जॉइंट में जो होती है ना, वो एलिमेंट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। जैसे कि सबसे पहले कॉन्करेंट लिस्ट हो गई, उसके बाद जो लोकसभा और राज्यसभा में जब किसी बिल को लेकर कंफ्लिक्ट होता है तो वो हमेशा एक जॉइंट सिटिंग में रिजॉल्व होता है। ठीक है, तो जो वो जॉइंट सिटी है ना, वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। ट्रेड एंड कॉमर्स फ्रीडम जो आर्टिकल 301 और 307 में है, वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। हो गई एक चीज। उसके बाद आता है कैनेडियन। कैनेडियन में हमने सबसे इंपॉर्टेंट फीचर याद रखने के लिए क्या रखोगे कि कैनेडियन ने हमेशा यूनियन को सुप्रीम बताया है, और कोई भी एक ऐसा एलिमेंट जिसमें यूनियन की पावर को ऊपर रखा जाए, वो हमने कनाडा से लिया है। जैसे कि क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर हमने कनाडा से लिया है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आती है आर्टिकल 143 में, जिसमें कि जुडिशरी ऑब्लाइज होती है प्रेसिडेंट को सजेस्ट करने के लिए, प्रेसिडेंट को रखा जाता है मतलब ऊपर, जिसमें हमने, एक सेकेंड, ठीक है, तो उसमें जुडिशरी प्रेसिडेंट को सजेस्ट करती है। वैसे ही एक और एलिमेंट आता है जिसमें जैसे जो गवर्नर है ना, गवर्नर का अपॉइंटमेंट जो होता है, गवर्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, है ना। अब जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है, और गवर्नर एक एक नॉमिनल हेड की तरह काम करता है, और कहीं ना कहीं रिजर्व भी करता है बिल्स को प्रेसिडेंट में, ये भी जो टर्म है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, वो हमने कनाडा से लिया। तो कहीं ना कहीं कनाडा में हम हमेशा ये देखोगे कि जो यूनियन है ना, यूनियन उसको मोर पावर्स दी हैं। क्योंकि उनको मोर पावर्स दी हैं, इसीलिए जो कैनेडियन सोर्स है ना, कैनेडियन सोर्स, वो हमेशा मेनली वो वाली चीजों से रिलेटेड होता है जिसमें यूनियन को सुप्रीम माना जाता है। ठीक है, बस एक ये चीज आप ध्यान रखना। उसके बाद कुछ एडिशनल सोर्सेज हैं। जैसे सबसे पहले आता है यूएसएसआर। यूएसएसआर में हमेशा आपको पता होगा कि पहली बात तो वहां पे जो कम्युनिज्म है उसको सपोर्ट किया जाता है। इसीलिए कम्युनिज्म को वेलफेयर वाली जो चीजें, एक तो वो हो गई, और उसके अलावा जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसमें कि जो इंडिविजुअल हैं उनका भी इक्वल रोल होता है। क्योंकि वो हमेशा यूएसएसआर में ध्यान रखना कि जो इंडिविजुअल है ना, उनको कभी भी ऐसा नहीं समझा जाता कि उसके ऊपर रूल किया जाएगा, बट एक हर एक इंडिविजुअल का इक्वल पार्टिसिपेशन होता है। हमेशा यही एक आइडिया होता है यूएसएसआर का, तभी हम कम्युनिज्म को मानते हैं ना, कि मतलब एवरी इंडिविजुअल इज इक्वल राइट्स, और वही रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है पूरे दिन की, मतलब पूरे जो सारी एक्टिविटीज है उनको करने के लिए। और हर एक जो इंडिविजुअल स्टेट है उसमें इंडिविजुअल को बहुत रोल होता है। वो तो काफी मतलब जो कम्युनिस्ट फीलिंग है ना, वो वाली चीजें जो है वो इसमें आती है, हमने यूएसएसआर से लिए। जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज है, उसमें हर इंडिविजुअल का भी एक रोल है जो वो स्टेट के साथ इक्वली परफॉर्म करता है इस पूरी गवर्नेंस स्ट्रक्चर को सही से चलाने के लिए। ठीक है, ओके। उसके बाद सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जो राइट्स हैं, ये जो जस्टिस है, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, जो वेलफेयरिज्म को सपोर्ट करती है, वो भी हमने यूएसएसआर से लिए हैं। उसके बाद होता है साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका में ना बस एक ही सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब एक और दो। सब पहला है अमेंडमेंट प्रोसीजर, जो हम अमेंड करते हैं अंडर आर्टिकल 368, वो हमने यहाँ से लिया है। दूसरा जो राज्यसभा का इलेक्शन है ना, जो इलेक्शन होते हैं, वो प्रोसीजर हमने यहाँ से लिया है, बस दैट्स इट। अब जर्मनी आने, जर्मनी में आपको पता है कि नाजी रूल रहा है। ठीक है, तो जर्मनी में हमेशा ना आपको याद करने के लिए ध्यान रखना कि जो इमरजेंसी वाली पावर्स हैं, जिसमें कि एक अथॉरिटेरियम वाली फील आएगी, वो वाली जो फीचर है ना, वो हमने जर्मनी से लिया है। जैसे कि जो इमरजेंसी पावर्स है यूनियन के पास, है ना, फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन है, वो हमने जर्मनी से लिया है। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद देखो, अब जो फंडामेंटल ड्यूटीज हमने पढ़ा रशिया में, ये हमने देख लिया, सोशल जस्टिस कॉन्सेप्ट देख लिया। अब जापान। जापान में ना आपको पता है कि जापान सबसे ज्यादा डिसिप्लिन और रूल फॉलो वाली कंट्री है। तो उससे आप एक चीज ध्यान रखना, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, बिल्कुल ही हम लॉ के ही हिसाब से चलेंगे। ये हमने जापान से लिया है, इससे आपको याद करने में इजी होगा। ठीक है, ओके। तो ये जो था हमारा लास्ट था, जो मेन मेन कंट्री से हमने मेन मेन फीचर्स लिए, वो मैंने आपको बता दिए हैं। याद करने का तरीका भी बता दिया है आपको। एक दो बार और सुनना, आपको याद हो जाएगा, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, ऑलराइट, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक